हरे भरे खेतों और मिट्टी की सोंधी खुशबू से महकते माधवपुर गांव में विक्रम सिंह वहां के सम्मानित सरपंच थे। उनका एक ही बेटा था, राजा। राजा दिल का बहुत नेक और सीधा था, लेकिन किताबों से उसका 36 का आंकड़ा था। सरपंच जी का एक ही सपना था कि उनका बेटा खूब पढ़े लिखे और गांव में एक बड़ा दवाखाना बनवाए, ताकि किसी गरीब को इलाज के लिए तड़पना ना पड़े। पर राजा सुबह से शाम तक बस गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता था। राजा, ओ राजा, कहाँ मर गया? दोपहर होने को आई और तुम अब तक सोकर उठे हो। कब तक ऐसे ही सांड की तरह पूरे गांव में घूमते रहोगे? तुम्हें पता भी है कि इस गांव के लिए मेरा सपना क्या है? पिताजी, सुबह सुबह शुरू हो गए आप। मेरा इन भारी भरकम किताबों में बिल्कुल मन नहीं लगता। आप हमेशा मुझे कलेक्टर बनाने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? बेटा राजा, अपने पिताजी से ऐसे बहस नहीं करते। वह सिर्फ तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ही तो कहते हैं। उनका सपना बहुत बड़ा है बेटा। हाँ सुमित्रा, तुम इसे कितना भी समझा लो, इसके दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। मैं चाहता हूँ कि हमारे माधवपुर में एक ऐसा दवाखाना बने जहाँ हर गरीब का मुफ्त इलाज हो। पर मुझे लगता है कि इस निकम्मे बेटे के रहते मेरा ये सपना मेरे साथ ही शमशान चला जाएगा। पिताजी, आप हमेशा अपनी शर्तों पर मुझे चलाना चाहते हैं। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता हूँ। अपने तरीके से? और क्या है तुम्हारा तरीका? सुबह उठकर दोस्तों के साथ बीड़ी फूकना या चौराहे पर बैठकर गप्पे मारना? एक ढेला कमाने की औकात नहीं है और बातें आसमान की करता है। आप मुझे कभी समझते ही नहीं। आपको सिर्फ अपना सपना दिखता है, मेरी खुशियां नहीं। मेरा मतलब राजा, चुप हो जाओ बेटा, अपने पिता का दिल नहीं दुखाते। जाने दो इसे सुमित्रा, इसे पता ही नहीं है कि दिल का दुखना क्या होता है। इसे सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। जा, चला जा यहाँ से। पिता की डांट से परेशान होकर राजा घर से बाहर निकल आया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो गांव के चौराहे पर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां उसका लंगोटिया यार जलेबी हाथ में एक लकड़ी लिए उछलता कूदता हुआ आया। जलेबी नाम की तरह ही सीधा और जलेबी की तरह ही उलझा हुआ लड़का था, पर राजा के लिए जान छिड़कता था। क्यों भाई राजा, आज फिर सुबह सुबह बाबूजी ने गरम गरम डांट का नाश्ता करवा दिया क्या? तेरी किस्मत ही ऐसी है यार, जब देखो तब सरपंच जी तेरे पे बरसते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं चला जाता तू किसी बड़े शहर में काम धंधा ढूंढने। यहाँ रोज रोज की बेइज्जती सहने से तो अच्छा है कि बाहर जाकर कमाओ। सच कहूं राजा, जब बाबूजी तुझे डांटते हैं ना, तो मुझे अंदर से बड़ा गंदा लगता है। अरे जलेबी, तू तो जानता है ना कि मैं बाबूजी से कितना प्यार करता हूं। मैं उनके बिना एक पल भी दूर नहीं रह सकता। बाबूजी जो भी कहते हैं, गुस्से में ही सही पर मेरे भले के लिए ही कहते हैं। इसीलिए मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, बस थोड़ा सा दिल भारी हो जाता है। अरे यार राजा, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है तेरे और बाबूजी के बीच का ये अजीब सा प्यार। चल छोड़, इन सब बातों को मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। चल आज गांव के बाहर घूम कर आते। कितने दिनों से हम उस नदी किनारे नहीं गए। ठंडी हवा खाएंगे तो तेरा दिमाग भी शांत हो जाएगा। चल उठ। चल ठीक है भाई, वैसे भी घर जाने का अभी मेरा कोई मूड नहीं है। राजा और जलेबी बातें करते हुए गांव की पगडंडियों से होते हुए माधोपुर की सीमा पर पहुंच गए, जहां मुख्य सड़क नदी के पास से गुजरती थी। चारों तरफ शांति थी। तभी अचानक धूल उड़ाती हुई शहर की एक चमचमाती कार वहां आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत, आधुनिक और पढ़ी लिखी लड़की बाहर निकली। वो थोड़ी परेशान लग रही थी क्योंकि रास्ते में कोई बोर्ड नहीं था। राजा उसे देखता ही रह गया। अरे ओ गधे, सुनना जरा, ये रास्ता माधोपुर जाता है क्या? राजा, ये लड़की किसे गधा बोल रही है बे? आसपास तो कोई चार पैर वाला जानवर है नहीं। मीना की तरफ देखकर ऊंची आवाज में, अरे ओ मैडम, हमें बोल रही हो या सच में किसी गधे को ढूंढ रही हो? जाने दे राजा, इसके मुंह मत लग। और हाँ राजा,
मैं क्या कह रहा था कि शाम को भी बाबूजी तुझे वैसे ही डांटेंगे क्या? अरे ओ सालो, तुम दोनों से ही बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये रास्ता माधवपुर ही जाता है? सीधा जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा, हमसे पूछ रही हो तो तमीज से पूछो ना मैडम। और सुनो, ये रास्ता माधोपुर नहीं जाता है। माधोपुर जाने के लिए तो आपको इस टूटी हुई सड़क से सीधा जाना पड़ेगा, फिर दाएं मुड़ना पड़ेगा। अजीब देहाती लोग हैं, ढंग से बात भी नहीं करना आती। ओए राजा, कहाँ खो गया? लड़की कार में बैठकर चली भी गई और तू अभी तक उसकी धूल सूंघ रहा है। चल नदी किनारे चले। उस दिन के बाद से मानो राजा की जिंदगी बदल गई। उसे पता चला कि उस लड़की का नाम मीना है और वो शहर से अपने मामा मामी के घर कुछ महीनों के लिए गांव में रहने आई है। राजा रोज किसी न किसी बहाने से उस रास्ते पर चक्कर काटने लगा जहां मीना घूमती थी। धीरे धीरे राजा के भोलेपन और जलेबी की हरकतों ने मीना का दिल पिघला दिया और दोनों में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं। मीना, तुम सच में बहुत अलग हो। जब से तुम इस गांव में आई हो, मेरा दिल किसी काम में नहीं लगता। मुझे तुम्हारे साथ बिताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा लगता है राजा। तुम दिल के बहुत साफ हो। लेकिन राजा, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं कब तक ऐसे गांव के बागों में तुम्हारे साथ घूमती रहूंगी? तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। आखिर तुम कब तक अपने पिता के भरोसे रहोगे? तुम्हें कोई काम धंधा करना चाहिए। काम? मैं क्या काम करूं मीना? मेरी पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं। पिताजी चाहते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ूं, पर मेरा दिमाग उन किताबों में दौड़ता ही नहीं। राजा, पढ़ना जरूरी है, मैं मानती हूँ, पर अगर तुम्हारा मन किताबों में नहीं लगता तो कोई बात नहीं। दुनिया में और भी बहुत से काम हैं। मेहनत करो, कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करो, अपनी एक पहचान बनाओ। तुम सही कह रही हो मीना, पर मेरे पिताजी बहुत सख्त हैं। वो कभी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। वो मुझे हमेशा निकम्मा ही समझते हैं। उन्हें मनाना और खुद को साबित करना तुम्हारा काम है राजा। उन्हें विश्वास दिलाओ कि उनका बेटा भले ही अफसर न बन सके, पर एक कामयाब इंसान जरूर बन सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि गांव में बातें हवा से भी तेज फैलती हैं। सरपंच जी के कानों तक ये खबर पहुंच गई कि उनका बेटा शहर की एक लड़की के पीछे घूम रहा है और पढ़ाई लिखाई पूरी तरह छोड़ चुका है। एक शाम जैसे ही राजा घर लौटा, माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। राजा, कदम आगे मत बढ़ाना। मैंने आज बाजार में जो सुना है, क्या वो सच है? तुम आजकल उस शहर से आई लड़की के साथ घूम रहे हो? हाँ पिताजी, वो मीना है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हे भगवान, राजा ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या? कदम आगे मत बढ़ाना। मैंने आज बाजार में जो सुना है, क्या वो सच है? तुम आजकल उस शहर से आई लड़की के साथ घूम रहे हो? हाँ पिताजी, वो मीना है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हे भगवान, राजा ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और ना कोई काम ना धंधा? प्यार? अरे जिसकी खुद की जेब में फूटी कौड़ी न हो, वो प्यार करने चला है। तुम अभी तक अपनी जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमा पाए और चले हो शादी के सपने देखने? पिताजी, आप हमेशा पैसों और रुतबे से ही सब कुछ क्यों नापते हैं? मीना बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे समझती है। मैं उसी से शादी करूंगा। तभी मीना सरपंच जी के घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। वो राजा का साथ देने आई थी। सरपंच अंकल नमस्ते। राजा लापरवाह नहीं है। अगर आप उसे एक मौका दें तो वो बहुत कुछ करके दिखा सकता है। वो बहुत मेहनती है। तुम चुप रहो लड़की। तुम शहर से आई हो और मेरे घर के मामलों में दखल दे रही हो। तुम नहीं जानती ये लड़का कितना बड़ा निकम्मा है। एक दिन ये तुम्हें भी भूखा मारेगा। बस पिताजी, बहुत हो गया। आप मेरा अपमान जितना चाहे करें, मैं सह लूंगा, लेकिन आप मीना का अपमान करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं इस घर पर बोझ हूं, तो मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। रुक जाओ बेटा। राजा बेटा, अपने पिता के गुस्से को दिल से मत लगाओ। जाने दो उसे सुमित्रा। आज इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे भी देखना है कि मेरे बिना, मेरी इस हवेली और पैसे के बिना ये लड़का रास्ते पर कैसे भीख मांगता है। जा, निकल जा मेरे घर से। मैं जा रहा हूं पिताजी, और याद रखिएगा, मैं लौटूंगा तो सिर्फ आपकी डांट सुनने नहीं, बल्कि खुद को साबित करके लौटूंगा। राजा ने गुस्से में अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन रात के अंधेरे में जब वह गांव की सड़क पर आया तो उसके पास न रहने का ठिकाना था और न ही खाने के पैसे। उसके साथ सिर्फ मीना थी और उसका पक्का दोस्त जलेबी, जो खबर मिलते ही अपनी पोटली लेकर राजा के पास पहुंच गया था। राजा भाई, तूने तो सच में गदर मचा दिया यार। सरपंच जी के सामने इतनी बड़ी बगावत। खैर, तू फिक्र मत कर, तेरा भाई जलेबी हमेशा तेरे साथ है। ये देख, मैं अपनी माँ के बक्से से थोड़े से पैसे चुरा कर लाया हूं, पर इससे ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा। राजा, जो हुआ सो हुआ, अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन हमें कोई काम शुरू करना होगा। बिना पैसों के हम इस गांव में कैसे सरवाइव करेंगे? मीना, जलेबी, मैंने एक योजना बनाई है। हमारे गांव के लोग शाम को जब खेतों से लौटते हैं तो उन्हें गर्मा गर्म नाश्ता चाहिए होता है। क्यों ना हम मुख्य चौराहे पर खाने पीने का एक ठेला लगाएं? मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ। अरे वाह राजा, ये तो एक नंबर का आइडिया है। तेरे हाथ के पकौड़े और समोसे खाकर तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पर भाई, ठेला बनाने और सामान खरीदने के लिए कम से कम 5-10 हजार रुपए तो चाहिए होंगे। वो कहां से आएंगे? उसके लिए हमें लाला धनीराम के पास जाना होगा। वो गांव में सबको कर्ज देते हैं। हालांकि वो बहुत सख्त है, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगली सुबह राजा, मीना और जलेबी गांव के खूंखार और कंजूस साहूकार लाला धनीराम की गद्दी पर पहुंचे। लाला अपनी बड़ी सी मूंछों पर ताव देते हुए बही खाते देख रहा था। अरे, ये क्या देख रहा हूं मैं? सरपंच का लाडला बेटा राजा और उसके साथ ये शहर की छोरी और ये जलेबी यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारे पिताजी ने कोई संदेश भेजा है क्या? नहीं लाला जी, मैं यहाँ सरपंच के बेटे की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। मुझे अपना एक नया काम शुरू करना है। खाने पीने का ठेला लगाना है। क्या ठेला? तुम? सरपंच विक्रम सिंह का बेटा रास्ते पर ठेला लगाएगा? अरे दुनिया थूकेगी तुम पर। और वैसे भी मैं तुम्हें कर्ज क्यों दूं? तुम्हारी साख क्या है? कोई नौकरी है? कोई जमीन है? कल को तुम पैसे डुबो दोगे तो मैं कहां जाऊंगा? हाँ लाला जी, अगर राजा ने पैसे नहीं चुकाए तो मैं आपकी दुकान पर मुफ्त में बर्तन मांजूंगा। दे दो ना लाला जी, थोड़े से पैसे। ठीक है, सरपंच के बेटे को कर्ज देने में मेरा ही फायदा है। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगले महीने की पहली तारीख को मुझे ब्याज के साथ पहली किस्त चाहिए। अगर एक दिन की भी देरी हुई तो मैं तुम्हारा ठेला जब्त कर लूंगा। मंजूर है? में जुट गए। जलेबी ने लकड़ियां और लोहे के एंगल जोड़कर एक सुंदर सा ठेला तैयार किया। मीना ने उस ठेले को सुंदर रंगों से सजाया और उस पर लिखा, राजा का ठेला, स्वाद का राजा। पहले दिन जब राजा ने चौराहे पर ठेला लगाया तो गांव वालों का तांता लग गया, लेकिन स्वाद के लिए नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए। अरे देखो देखो, सरपंच का बेटा आज पकोड़े तल रहा है। कल तक जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, आज उसकी औकात एक ठेले पर आ गई। हाँ भाई, बाप ने लात मार के घर से निकाल दिया है। अब शहर की लड़की के चक्कर में रास्ते पर आ गया। देखते हैं कितने दिन चलता है इसका ये नाटक। आइए भाइयों, गर्मा गर्म खस्ता पकोड़े और कड़क अदरक वाली चाय, शुद्ध तेल और देसी मसालों का स्वाद। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे आओ आओ चौधरी जी, सरपंच के बेटे के हाथ के पकोड़े खाकर तो देखो, उंगलियां ना चाट जाओ तो कहना। सिर्फ 5 रुपए प्लेट। आइए अंकल, बैठिए। चाय कैसी लगी आपको? अरे वाह राजा बेटा, चाय तो सच में बहुत लाजवाब बनाई है तुमने। और ये पकोड़े इतने कुरकुरे तो मैंने पूरे माधवपुर में कभी नहीं खाए। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कभी बारिश हो जाती तो दुकान बंद करनी पड़ती, तो कभी लाला धनीराम समय से पहले आकर धमकी दे जाता। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी
वो सुबह 4 बजे उठता, बाजार से ताजी सब्जियां लाता और मीना जलेबी के साथ मिलकर दिन रात एक कर देता। धीरे धीरे राजा के ठेले का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब सिर्फ माधवपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के 3-4 गांवों के लोग भी राजा के पकोड़े और चाय पीने आने लगे। ओए राजा भाई, आज तो गजब हो गया। आज पूरे 2000 रुपए की कमाई हुई है। लाला का सारा कर्ज तो हमने 2 महीने में ही चुकता कर दिया और अब हमारे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है राजा। तुमने साबित कर दिया कि तुम निकम्मे नहीं हो। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। ये सब तो ठीक है मीना, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। मुझे अपने पिताजी का वो सपना पूरा करना है जिसके लिए उन्होंने मुझे हमेशा कोसा था। मुझे इस गांव में एक बड़ा और आधुनिक दवाखाना बनाना है ताकि पिताजी का सिर गर्व से ऊंचा हो सके।